हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है कॉलेज नॉलेज केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज का हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री का अगला टॉपिक है न्यूक्लियर मॉडल्स के बारे में, जिसमें हम समझेंगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल और न्यूक्लियर सेल मॉडल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल को क्लियर करने वाले हैं। इससे भी पहले मैंने बहुत 2-3 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूं जो बेसिक्स पे है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, उसको आपको देखना जरूरी है, तब जाकर के आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअली चीज़ को यहाँ पर सीख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली न्यूक्लियर टर्मिनोलॉजी को हमें समझना जरूरी है कि हम किसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, है ना, मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स का नंबर क्या होता है, ये सब हमें जानना होगा, तब जाकर के हम न्यूक्लियर मॉडल्स को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर मॉडल्स के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं न्यूक्लियर मॉडल्स को क्लासिफाई किया गया है 2 मेन ग्रुप्स में। ठीक है, तो कौन कौन से ये, सबसे पहला देखो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन या फिर स्टेटिस्टिकल मॉडल्स बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन किसके बीच, यहाँ पे देख लेते हैं। इन दिस केस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर म्यूचुअली coupled to each other and behave cooperatively in a way that reflect the short range strong nuclear force of attraction। तो इसमें ये जो इस तो टाइप्स में जो है क्लासीफाई किया गया, इसमें ये माना जाता है कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में कपल्ड हैं, मतलब एक दूसरे पे कपल्ड हैं, वो कनेक्टेड हैं और उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहा है। तो ये इस टाइप के जो क्लासिफिकेशन है, इसका एग्जांपल क्या है, द लिक्विड ड्रॉप मॉडल, जो इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे। इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स आपस में कपल्ड हैं एक दूसरे पे, और कोऑपरेटिवली वो क्या कर रहे हैं, वो एक शॉर्ट रेंज एक इंटरेक्शन को शो कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर फोर्स उनके बीच काम कर रहा है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा देखते हैं इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल्स। इसमें क्या बोलते हैं, द मेन एजम्पशंस इज दैट लिटिल आर नो इंटरेक्शन। देखो इसमें इंटरेक्शन हो रहा है बोल रहा है पहले वाले में, सेकेंड वाले में नो इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब वही है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स। तो कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियाई, द ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स मूव इन इट्स ओन ऑर्बिट। अब देखो डिफरेंस दोनों में। तो इसमें क्या बोला, फर्स्ट वाले केस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में कपल्ड है, कोऑपरेटिवली वो क्या कर रहा है, एक दूसरे पे इंटरेक्शन फोर्स काम कर रहे हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स बोल रहे हैं। लेकिन इस सेकंड वाले मॉडल में क्या बोला जा रहा है, सेकंड वाले क्लासिफिकेशन में इसके बीच कोई आपस में नो इंटरेक्शन हो रहा है, हो भी रहा है तो बहुत कम हो रहा है, नेग्लेक्ट के बराबर, है ना। तो नो इंटरेक्शन हो रहा है, नो इंटरेक्शन होने पे इसमें ये मान के चल रहे हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स सेपरेटली अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं, मूव्स कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, सेपरेट है ये। तो इसका एग्जांपल है सेल मॉडल। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज हम देखते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या है समझते हैं। तो देखो लिक्विड ड्रॉप मॉडल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि जो न्यूक्लियस है ना, या फिर न्यूक्लियर स्पीसीज है, उसके न्यूक्लियस को क्या मान के चल रहे हैं हम लोग, एक लिक्विड ड्रॉप के जैसे हम एक एज्यूम करते हैं। जैसे समझते हैं हम यहाँ पर एक बेसिक्स पे, ये हो गया एक, मैं भी बता रहा हूँ आपको। जैसे ये हो गया लिक्विड का ड्रॉप, है ना, लिक्विड ड्रॉप है ये। तो लिक्विड ड्रॉप में क्या होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O के। बहुत सारे क्या होते हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स मिलकर के तो लिक्विड का ड्रॉप मॉडल बनाता है। वैसे सेम अगर न्यूक्लियर स्पीसीज की बात करें, न्यूक्लियर स्पीसीज या फिर हम इसको न्यूक्लाइड्स बोले, है ना, न्यूक्लाइड्स भी बोलते हैं, न्यूक्लाइड्स। तो ये भी किससे बना होता है, इसके अंतर्गत न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन बहुत सारे क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स है। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। तो जिस टाइप से न्यूक्लियर लिक्विड के ड्रॉप में, है ना, लिक्विड के ड्रॉप में H2O मॉलिक्यूल्स होता है, अलग अलग बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या बनता है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल बनता है। सेम वैसी न्यूक्लियाइड्स या न्यूक्लियर स्पीसीज में भी जो न्यूक्लियॉन्स है या फिर जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में ही क्या होगा, न्यूक्लियॉन्स होगा। इसको सिंपल वे में एक और समझ सकते हैं, जैसे कि H एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन का अपना एक न्यूक्लियस होगा और क्लोरीन का अपना एक न्यूक्लियस होगा। लेकिन अब जो दोनों को कनेक्ट कर दें HCl, तो एक ऐसा बड़ा न्यूक्लियस बनेगा, इसमें दोनों का न्यूक्लियस होगा, एक हाइड्रोजन का भी होगा और एक क्लोरीन का भी होगा। अब दोनों मिलाकर के क्या बना लिया, एक बड़े न्यूक्लियस बना लिया ना, एक बड़ा न्यूक्लियस बना लिया। तो इसमें प्रॉपर्टीज किसका है, एक हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस है, इसका भी है। और इसके अंदर में क्या है, हमारे पास न्यूक्लियॉन्स है। न्यूक्लियॉन्स है मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स है। तो ये हो गया। तो यही सेम जिस प्रकार से लिक्विड ड्रॉप में H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक वैसे ही जो न्यूक्लियर स्पीसीज है, जो न्यूक्लियस है, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ऐसा बोला जाता है ना। उसको इस टाइप से एज्यूम करके लिक्विड ड्रॉप मॉडल को आपका बताया गया है। ठीक है, तो समझते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल को, मैंने बेसिक्स बता दिया। द लिक्विड ड्रॉप मॉडल इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री ट्रीटेड द न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस को कैसे ट्रीट किया जाता है, एज ए ड्रॉप ऑफ इनकम्प्रेसिबल न्यूक्लियर फ्लूइड या फिर वेरी हाई डेंसिटी। तो जैसे कि वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, है ना,
वाटर के जो ड्रॉप्स होते हैं उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल होता है, उसमें बहुत सारे लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते और उसका डेंसिटी बहुत हाई होता है। सेम वैसे ही इसमें भी एज्यूम किया गया है, न्यूक्लियस भी वैसा ही होता है, बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल इज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज गेमो, है ना, जिसको बाद में लेटर ऑन मॉडिफाइड किया कौन किया, नील्स बोर एंड जॉन व्हीलर ने। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं एजम्पशंस क्या है लिक्विड ड्रॉप मॉडल्स के। तो बोथ द न्यूक्लियस एंड ड्रॉप, देखो चाहे वो न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम लोग, या फिर ड्रॉप ऑफ लिक्विड कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, दोनों केस में लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए लिक्विड पहला एजम्पशन। दूसरा क्या है, बोथ द न्यूक्लियस एंड द ड्रॉप ऑफ लिक्विड्स आर होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सेम, है ना, जैसे कि लिक्विड्स में वाटर मॉलिक्यूल के बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, होमोजीनियस जिसको बोलेंगे हम। वैसे न्यूक्लियस के केस में न्यूक्लियॉन्स होते हैं या फिर डिफरेंट स्मॉल न्यूक्लियाई होते हैं, वो आपस में होमोजीनियस होते हैं। और क्या होते हैं, मैंने बोला इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ये भी सेम प्रॉपर्टीज है लिक्विड और किसके, न्यूक्लियस के, इसलिए इसको लिक्विड ड्रॉप मॉडल में एज्यूम किया गया है। थर्ड प्रॉपर्टीज जो न्यूक्लियस और लिक्विड में सिमिलरिटी है उसको हम देख रहे हैं ना। तो द न्यूक्लियर मास डेंसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स इंटायर वॉल्यूम। तो देखो न्यूक्लियर मास डेंसिटी भी कांस्टेंट होता है, जैसे मैंने अपने सेकेंड वीडियो लेक्चर में मैंने बताया है, न्यूक्लियर मास डेंसिटी कांस्टेंट होता है। इसके पीछे रीजन क्या है भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। एंड ड्रॉप्स टू जीरो नियर टू बाउंड्री सरफेस एंड जस्ट लाइक ए लिक्विड। तो देखो न्यूक्लियर डेंसिटी भी कांस्टेंट होता है और सरफेस पे क्या होता है, जीरो होता है बोल रहा है, और सेम वैसे ही होता है कि इसमें लिक्विड के केस में भी सेम कंडीशंस होता है। अब आते हैं ईच न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस। अब देखो मैंने बोला न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियॉन्स होंगे। तो न्यूक्लियन इंटरेक्ट स्ट्रांगली विथ इट्स नियरेस्ट नाइबरिंग न्यूक्लियॉन्स। तो जो भी ये न्यूक्लियस है हमारा, इसमें क्या है, आपके न्यूक्लियॉन्स हैं, ये सब न्यूक्लियॉन्स है ना। तो न्यूक्लियॉन्स के आसपास भी क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होंगे। तो सबसे क्या होगा, ये भी एक इंटरेक्शन होगा इनके बीच, नाइबरिंग न्यूक्लियॉन्स के बीच, जस्ट एज ए मॉलिक्यूल डू इन लिक्विड। सेम लिक्विड में भी होता है, ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे पे कनेक्ट होकर के क्या होता है, सब एक दूसरे पे अट्रैक्शन दिखाता है। लिख देते हैं ये लिक्विड के लिए है, ये न्यूक्लियस के लिए। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स आपस में नाइबरिंग जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके थ्रू क्या होता है, इंटरेक्ट होते हैं स्ट्रांगली, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। सेम लिक्विड में वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में इंटरेक्शन फोर्स काम करता है, ठीक है। अगला है द लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, सिमिलरली द न्यूक्लियस इज स्फेरिकल बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो देखो लिक्विड जो ड्रॉप होता है हमने पढ़ा है कि वो स्फेरिकल शेप में होता है। रीजन क्या है, सरफेस टेंशन काम करता है, सरफेस पे एक फोर्स काम करता है जिसको हम सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। सेम वैसी न्यूक्लियर भी क्या होता है, न्यूक्लियस भी क्या होता है, स्फीयर होता है। रीजन क्या है, इस पे जिस टाइप से इसमें सरफेस टेंशन काम करता है, इसमें क्या फोर्स काम करता है, न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। तो ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्यों बोला जा रहा है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि उसको न्यूक्लियस को एज ए लिक्विड के ड्रॉप के क्या एज्यूम किया जा रहा है ना, लिक्विड के ड्रॉप के जैसा एज्यूम किया जा रहा है, उसके बेस पे हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे भी। अब देख लेते हैं, इवोपोरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लिक्विड ड्रॉप इज सिमिलर टू लॉस ऑफ न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम ए न्यूक्लियस व्हेन प्रोवाइडेड एक्सटर्नल एनर्जी। तो जिस टाइप से हम लोग देखते हैं कि लिक्विड से हम लोग वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, है ना, लिक्विड मॉलिक्यूल से वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या देना पड़ता है, वेपराइजेशन एनर्जी देना पड़ता है, जिससे जो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाता है, वो स्केप कर जाता है गैसियस फेज में। इस टाइप से इसमें क्या देना पड़ता है, हमें वेपराइजेशन एनर्जी देना पड़ता है। ठीक उसी टाइप से न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं ना, आपके जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स है, अगर उसको हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, मतलब इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना है, तो हमें क्या देना पड़ेगा, एक बाइंडिंग एनर्जी देना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो रहा है, एक एनर्जी देना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा, जिससे न्यूक्लियॉन्स पे क्या हो, बॉन्ड टूटे। इसमें भी क्या हो रहा है, लिक्विड के केस में भी वाटर मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड आपस में टूट रहा है, देन वो हीट देने पे वेपराइज हो रहा है। ठीक वैसा ही जो न्यूक्लियस के केस में न्यूक्लियॉन्स के बीच में मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। तो यही है, जो हीट ऑफ वेपराइजेशन लिक्विड में है वही बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस किसके इक्वल मान सकते हैं, उसको हम लोग वेपराइजेशन ऑफ या हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। तो इसलिए इसको कंपैरिजन किया जा रहा है ना, कि लिक्विड और आपके न्यूक्लियस में कंपैरिजन किया जा रहा है। अगला देख लेते हैं, द फ्यूजन ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स इनटू लार्जर वंस एंड द ब्रेकिंग अप fission of larger drops into smaller ones is analogous to fusion and fusion। तो हमने देखा है स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, ये भी स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, आपस में फ्यूज होकर के फ्यूजन होकर के क्या बना लेगा, ये एक बड़ा लिक्विड का ड्रॉप मॉडल बना लेता है ना। या बड़ा है, अगर ये लिक्विड का ड्रॉप अगर साइज में बड़ा है, तो ये क्या होगा, आपस में दो स्मॉल या दो तीन स्मॉल लिक्विड ड्रॉप में टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। सेम वैसी न्यूक्लियस में भी अलग अलग
छोटे छोटे जो न्यूक्लियस है आपस में कनेक्ट होकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेता है, जिसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं इसमें, ठीक है। और बड़ा न्यूक्लियस आपस में ब्रेक होकर के स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियाई में भी टूट जाता है, जिसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हमने देखा कि जो न्यूक्लियस का जो प्रॉपर्टीज है वो लिक्विड के ड्रॉप के प्रॉपर्टीज से भी पूरा सिमिलरिटी शो करता है, इसीलिए इसको लिक्विड ड्रॉप मॉडल बोला गया है। तो आप एजम्पशंस को तो लिखना ही लिखना है लिक्विड ड्रॉप मॉडल में। एजम्पशन क्या क्या एजम्पशंस माना गया है, किस बेस पे हम जो न्यूक्लियस को लिक्विड ड्रॉप से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो रीजन है सब मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत, देयर आर सम डिफरेंस, है ना। देखो कुछ डिफरेंस भी है, मेनली हमें लिखना किसको है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल के जंक्शंस को, जो सिमिलरिटी है उसको लिखना है, इसको लिखना नहीं है। बस इसको बताने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। कुछ डिफरेंस भी होता है, जैसे कि देखो नंबर ऑफ, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमने देखा है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं, या जो भी हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कवरी की एलिमेंट्स में, तो उसमें 270 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स हो सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस, समझ रहे हो। अभी तक एलिमेंट हम लोगों ने ढूंढा है तो उसमें एक फिक्स एटॉमिक नंबर का एलिमेंट हमने ढूंढा है ना, चाहे 200 300 जो भी हो, तो उसमें एक फिक्स क्या है आपका न्यूक्लियॉन्स है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स फिक्स है। बट अगर हम केमिकल सिस्टम की बात करें कि लिक्विड ड्रॉप की बात करें, तो उसमें अनलिमिटेड नंबर 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो डिफरेंस क्या है कि न्यूक्लियस के केस में फाइनाइट नंबर है, जैसे लेस देन 270 लिखा है ना, न्यूक्लियस के केस में है लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की संख्या या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लिमिटेड है। जबकि लिक्विड के केस में हम बात करें, तो किसी भी केमिकल सिस्टम की बात करें, तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाई है। अब देखो, द न्यूक्लियस इज ए 2 कंपोनेंट सिस्टम कंपोज्ड ऑफ ए न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियस क्या है, 2 कंपोनेंट सिस्टम है, उसमें न्यूट्रॉन्स भी होते हैं और इसमें प्रोटॉन्स होते हैं। जबकि लिक्विड क्या है, ओनली 1 कंपोनेंट सिस्टम है, या फिर मोर और लेस हो सकता है, लिक्विड का थोड़ा वेरी हो सकता है, ठीक। तो ये 2 डिफरेंस है, इसको मेनली फोकस नहीं करना है हमें। ऊपर का जो अलग अलग जो एजम्पशंस मैंने बताया, ये आपको पता होना चाहिए और अच्छे से पता होना चाहिए। रीजन कि हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमें किस टाइप से हमें कंपैरिजन करना है, सच में वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल का प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ा है उसी को हम यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में लिखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बेस पे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला भी देखेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ थ्योरी डिलीवर इन इक्वेशन विच अटेम्प्ट्स। तो क्या करते हैं, देखो मेनली ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस को कैलकुलेट करने का काम करता है। तो जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल जिन्होंने दिया है, नील्स बोर जैसे व्हीलर लिखा मैंने, है ना, जो भी साइंटिस्ट का नाम लिखा है मैंने, तो क्या किया, वो थ्योरी को दिया है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल का थ्योरी दे दिया कि ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल के जैसे न्यूक्लियस बिहेव करता है। रीजन क्या है, उन्होंने बताया कि 4 5 6 एजम्पशंस उन्होंने लिखा, ये एजम्पशंस है, ये चीज जो प्रॉपर्टीज है वो लिक्विड ड्रॉप से मैच कर रहा है, इसलिए इसको लिक्विड ड्रॉप मॉडल बोला गया। लेकिन अब इसके बेस पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी। देखो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, मतलब क्या है, वो न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी हमने फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी टर्म्स को देखेंगे हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के फॉर्म में, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के फॉर्म में। देखो यहाँ पे मैंने बताया था, ए यहाँ पर डिनोट किया है मास नंबर को, अभी हम लिखेंगे। तो ए क्या है, मास नंबर, और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये भी आप याद रखेंगे, अभी आने वाले, अभी इस वीडियो लेक्चर में यूज होने वाले, इसलिए मैंने बता दिया। ए यहाँ पर मास नंबर है, एरिया नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम एनर्जी के बारे में। अलग अलग एनर्जी है, इसमें हम 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे, वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी एंड कूलॉम एनर्जी। ये 3 कॉन्सेप्ट को लिक्विड ड्रॉप मॉडल से लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम एनर्जी, मतलब वॉल्यूम के बेस पे हम देखो सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी। याद रखेंगे क्या निकाल रहे हैं हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहे थे। किस पे डिपेंड कर रहा है, एक होता है वॉल्यूम एनर्जी, या फिर ई भी लिखेंगे वॉल्यूम एनर्जी, उसके बाद लिखेंगे ई एस सरफेस एनर्जी, फिर ई सी लिखेंगे कूलॉम एनर्जी। ये 3 प्रॉपर्टीज हम देखेंगे यहाँ पर। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम एनर्जी टर्म। तो देखो, एन असेंबली ऑफ स्पेयर ऑफ द सेम साइज इज पैक्ड टुगेदर इनटू द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम। तो देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होगा, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स मतलब न्यूक्लियॉन्स होंगे, है ना, क्या होंगे, न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स कैसा होता है, तो पैक्ड होता है, बोल रहे हैं स्मॉल साइज में पैक्ड होता है स्मॉलेस्ट वॉल्यूम में, ठीक, क्लियर ये। अब वी सपोज इन केस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स विथ इन ए न्यूक्लियस। अब देखो न्यूक्लियस, ये तो हमारा बड़ा न्यूक्लियस है, मेन न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, बहुत सारे, क्या है मैंने बताया भी है, न्यूक्लियॉन्स है। न्यूक्लियॉन्स तो क्या होता है, ये बोलता है न्यूक्लियॉन्स इच इंटीरियर स्फीयर हैज 12 अदर स्फीयर इन कांटेक्ट विद। तो इसके अंतर में जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, जो भी अलग अलग स्फीयर्स हैं, वो कितने स्फीयर से कांटेक्ट होता है, तो 12 अदर स्फीयर से कांटेक्ट होता है। ये हम नॉर्मली चीज है, थ्योरी वाला पोर्शन अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अब देखते हैं, ईच न्यूक्लियॉन ओनली इंटरेक्ट्स विद द नियरेस्ट नाइबर्स एंड बाइंड्स टू द न्यूक्लियस एट ए स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी। तो मैंने बताया भी न्यूक्लियॉन जो है ना, न्यूक्लियस के अंदर
क्या है, न्यूक्लियॉन्स है। ये न्यूक्लियॉन्स एक इंटरेक्ट करता है किससे, अपने नियरेस्ट नाइबर से ही इंटरेक्ट करता है, और इसमें जो बाइंड, इनका जो आपस में अट्रैक्शन फोर्स है, बाइंडिंग है, वो वही क्या कहलाता है, उसका बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग। तो ईच न्यूक्लियॉन हैज ए बाइंडिंग एनर्जी। देखो एक न्यूक्लियॉन है, इसके आसपास बहुत सारे क्या होंगे, न्यूक्लियॉन्स होंगे, आपस में ये कनेक्ट होकर के, है ना, एक बाइंडिंग एनर्जी देगा। तो ईच न्यूक्लियॉन हैज ए बाइंडिंग एनर्जी विच इट बी टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कितना है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। किसको कैलकुलेट करते हैं, हमें बाइंडिंग एनर्जी को हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है इफ यू वी क्या है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पे बाइंडिंग एनर्जी यू वी है, इसको भी लिखना है। अब हम समझते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि हमने जो पढ़ा था न्यूक्लियर रेडियस के बारे में, वीडियो लेक्चर सेकंड पे मैंने बताया है न्यूक्लियर रेडियस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम उस इक्वेशन को डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे। तो R इज इक्वल टू था R नॉट a टू द पावर 1/3। ए क्या मैंने बताया है, मास नंबर है, यहाँ पर एरिया नहीं है, मास नंबर। मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ये मैंने न्यूक्लियर रेडियस के वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था। मतलब कोई भी स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस क्या है, कैपिटल R है। तो कैपिटल R क्या दिखा रहा है, रेडियस ऑफ स्फीयर। और नॉट क्या है, और जीरो जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं इसको क्यूब कर दूं, क्यूब करेंगे तो R क्यूब हो जाएगा, R नॉट भी क्यूब हो जाएगा। अब a की पावर, अगर हम देखो यहाँ पर a की पावर 1/3 को अगर हम क्यूब करते हैं ना, तो 3 और 3 कट जाते हैं, तो क्या बचता है, ओनली a बचता है। तो a मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, 4/3 पाई मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड, तो क्या लिखेंगे, 4/3 पाई R नॉट क्यूब। ये हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है यहाँ तक। अब हम देखो यहाँ पर 4/3 पाई R क्यूब ही क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम ही होता है, क्या होता है, ये जो होता है यही वॉल्यूम होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई वी, मतलब वॉल्यूम एनर्जी के फॉर्म में लिख रहे हैं ना। वॉल्यूम हो गया, वे एनर्जी के फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब देखो ये वॉल्यूम हो गया। तो अब अगर हम एनर्जी के फॉर्म में बात करेंगे तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 4/3 R नॉट क्यूब ए है। और ये पर यूनिट वॉल्यूम, देखो यहाँ पे लिखा ना यू वी, मैंने बताया था कि यू वी क्या है, एक बाइंडिंग एनर्जी है, लेकिन ये पर यूनिट वॉल्यूम पे है। तो पूरे वॉल्यूम पे अगर हम कंसीडर करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यू वी का। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एनर्जी वॉल्यूम निकल जाएगा पूरा। समझ रहे हो, एक होता है इस पर यूनिट वॉल्यूम के लिए बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है, एक छोटे से, देखो यहाँ पर ये मान के चलेंगे पूरा बड़ा वॉल्यूम है, स्फीयर है, स्फीयर बना देते हैं, ये बहुत बड़ा स्फीयर है। इसमें इस एरिया का, इस छोटे से एरिया का बाइंडिंग एनर्जी आपको यू वी दिया हुआ है। वॉल्यूम एनर्जी वी क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम को शो कर रहा है, यू एनर्जी को शो कर रहा है ना, इसका दिया हुआ है। तो टोटल अगर हमें निकालना होगा तो इसको हमारा जो वॉल्यूम है इसका, उसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यू वी को मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो यहाँ पर क्या बना, 4π/3 पाई R नॉट क्यूब हो गया, और क्या बचा, इधर है यू वी इंटू ए। तो ये पूरा टर्म क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसको कांस्टेंट लिख देंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, तो वॉल्यूम एनर्जी जो है वो अगर कांस्टेंट में ए वी लिख दूं पूरा, और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है ए। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम एनर्जी वाला टर्म। अब एक पॉइंट और याद मैं बता दूं, यहाँ पे हमने देखा कि वॉल्यूम एनर्जी जो ई वी निकाले हैं, ये क्या आया है, ये पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आया है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, न्यूक्लियस के जो इनसाइड की बात की हम लोगों ने, न्यूक्लियस में इनसाइड में बात की है। तो न्यूक्लियस के अंतर्गत क्या है, न्यूक्लियॉन्स से न्यूक्लियॉन्स में डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स के थ्रू अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, मतलब इसमें क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव है। मतलब अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी हाई है। लेकिन अगर रिपल्सन फोर्स काम करने लगे तब जाकर के बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, उसका कम होते जाएगा। और बाइंडिंग एनर्जी हाई है मतलब वो पॉजिटिव लेंगे इसमें, अगर बाइंडिंग एनर्जी निगेटिव होता तो उसको निगेटिव लेते। ठीक है, तो वॉल्यूम एनर्जी क्या है, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम न्यूक्लियस के इनसाइड की बात कर रहे हैं, जो सरफेस पे बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम न्यूक्लियस पे, है ना, सरफेस पे भी बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होंगे, तो उस न्यूक्लियॉन्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। कौन से न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहे हैं, जो इनसाइड में है, न्यूक्लियस के अंदर में है, उस न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहे हैं। तो उनके बीच क्या एक फोर्स काम कर रहा है, उनमें सिंपल नाइबर जो न्यूक्लियॉन्स है उसमें अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो उसको अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है मतलब वो प्लस है ना, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। तो ये वाला टर्म हो गया, पहला इक्वेशन निकल गया, ये ई भी निकल गया। अब हम सेकंड चलते हैं, अब हम आते हैं सरफेस की बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने न्यूक्लियर के लिए स्फीयर, है ना, इनसाइड की बात कर ली। अब हम सरफेस की बात करते हैं, ये हो गया सरफेस। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था, जो लिक्विड का ड्रॉप होता है ना, लिक्विड के ड्रॉप में भी सरफेस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करता है, जो
लिक्विड के इन साइड में जो भी मॉलिक्यूल्स है उनको आपस में अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, करता है ना, सरफेस टेंशन के थ्रू अट्रैक्शन होता है। तो जो देखो लिक्विड ड्रॉप में इन साइड में अंदर में कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे और सरफेस पे होंगे, तो सरफेस वाला क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, सरफेस टेंशन एक फोर्स के थ्रू अपनी ओर जो इन साइड में डिस्टर्ब करता है, जो अंदर में जो भी इन साइड में जो आपस में फोर्स एक दूसरे से कनेक्टेड थे ना, वॉल्यूम एनर्जी जो हमने देखा, उसको डिस्टर्ब करता है। तो डिस्टर्ब करने की वजह से ये क्या करेगा, बाइंडिंग एनर्जी को कम कर रहा है, जो न्यूक्लियस के अंदर में जितना भी बाइंडिंग था उसके बाइंडिंग एनर्जी को क्या करेगा, कम करेगा। एक बार सिंपल से समझते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होंगे, तो बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स में सरफेस पे भी बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होंगे और इन साइड में भी न्यूक्लियॉन्स होंगे। तो जैसे इन साइड को मैंने वॉल्यूम एनर्जी के केस में बता दिया, आपस में अट्रैक्शन फोर्स के जैसे काम करता है, तो क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। लेकिन सरफेस में क्या होता है, सरफेस में जो न्यूक्लियॉन्स है वो इनको अट्रैक्ट करके डिस्टर्ब कर देता है। तो डिस्टर्ब कर रहे हैं इनको अट्रैक्ट करके, मतलब इसमें इस बार बाइंडिंग एनर्जी का थोड़ा वैल्यू कम होते चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिव लिखते हैं। अब देख लेते हैं, दिस टर्म इज ए करेक्शन टू द फर्स्ट टर्म, मतलब वॉल्यूम एनर्जी का करेक्शन टर्म है। तो द न्यूक्लियॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस हैव फीवर नियर नाइबर्स। तो देखो सरफेस पे जो है, अभी इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे हम, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है इसके नाइबर कौन सा है, इस इतने में हो पाएगा, इस एरिया में तो इसका नाइबर होगा नहीं, है ना, इस एरिया पे इसका क्या होगा, नाइबर होगा नहीं, मतलब अट्रैक्शन फोर्स सिर्फ इसको नीचे से ही मिलेगा, अट्रैक्शन फोर्स सिर्फ नीचे से मिलेगा, मतलब खींचेगा अपनी ओर, ठीक है। 10 फीवर इंटरेक्शन होगा इसमें, देन दोज इन द इंटीरियर ऑफ द न्यूक्लियस। तो जो इंटीरियर में जो भी न्यूक्लियस था उसके कंपैरिजन में तो इसमें क्या होगा, लेस इंटरेक्शन होगा। तो द इफेक्ट इज एनालॉगस टू द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप, हेंस बाइंडिंग एनर्जी इज लेस। तो किसके जैसा है, लिक्विड में जैसे सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन के नाम में ही टेंशन है, मतलब एक फोर्स है जो सरफेस को फोर्स प्रोवाइड कराता है और लिक्विड्स के जो इनसाइड में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो दैट इज द मोर इज द सरफेस एरिया ऑफ द न्यूक्लियस अनस्टेबल द न्यूक्लियस। तो जितना बड़ा न्यूक्लियस का सरफेस एरिया होगा, जैसे ये देखो छोटा ड्रॉप है, मतलब छोटा न्यूक्लियस है, ये बड़ा न्यूक्लियस है, तो बड़ा न्यूक्लियस है, फर्स्ट वाले केस में क्या है, ये बड़ा न्यूक्लियस है, तो बड़ा न्यूक्लियस है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया हाई है, और सरफेस एरिया हाई मतलब बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स इसके सरफेस पे है, और जितना ज़्यादा सरफेस पे न्यूक्लियॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा वो अनस्टेबल होते जाएगा। सेम ऐसे ही अगर स्मॉल ड्रॉप है तो इसमें न्यूक्लियॉन्स कम होंगे, न्यूक्लियॉन्स कम होंगे तो ये स्टेबल होते जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोला गया है। अब हम समझ लेते हैं म्यू एस, यहाँ पे म्यू बोलता हूँ, यू एस मतलब एस कहाँ सरफेस को दिखा रहा है, यू किसको दिखा रहा है, बाइंडिंग एनर्जी है किसको, पर यूनिट एरिया पे। सेम वैसे मैंने बोला जैसे पर यूनिट वॉल्यूम पे हमने कंसिडर किया था बाइंडिंग एनर्जी को, उस केस में वॉल्यूम एनर्जी लिखे थे, इस केस में हम उसको सरफेस एनर्जी के बाद फॉर्म में बता रहे हैं कि यू एस इज ए बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट एरिया पे। यूएस क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट एरिया पे, तब हम कैलकुलेट करते हैं अपना मेन फार्मूला। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 होता है। अगर इसके हम दोनों साइड को स्क्वायर कर दें तो आर स्क्वायर करेंगे और आर नॉट का स्क्वायर करेंगे, ए की पावर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखो 1/3 है ये, अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या लिखेंगे, ए की पावर 2/3, तो इसलिए 2/3। अब इसमें क्या करेंगे, 4 पाई मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये हो गया, इसमें भी 4 पाई आर नॉट का स्क्वायर ए की पावर 2/3। अब देखो यहाँ पर ये क्या है हमारा, हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पढ़ते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसको लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर ही क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे सरफेस एरिया है, तो इसको हम सरफेस एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे। देखो नॉर्मली ये क्या है, सरफेस एरिया है ना, बट इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, यूएस। यूएस क्या है हमारा, बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट एरिया है, तो इसको हम सरफेस एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे, तो ई एस लिख देते हैं, ताकि वो सरफेस एरिया सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और ये हमारे पास 4 पाई आर नॉट का स्क्वायर है, और क्या 2a/3 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, यूएस, क्योंकि ये पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं, है ना। यूएस क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट एरिया, और हमें पूरे सरफेस का कैलकुलेट करना है बाइंडिंग एनर्जी, तो पूरे सरफेस के कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे जो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर के, जो भी सरफेस एरिया है स्फीयर का, उसमें अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इस पर यूनिट एरिया बाइंडिंग एनर्जी को, टोटल हमें बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा। और जैसे मैंने बताया भी है कि क्या होगा, ये निगेटिव होगा, रीजन क्या है, क्योंकि सरफेस एरिया बाइंडिंग एनर्जी को कम करता है, तो इससे इसको लिखेंगे यूएस इंटू ए की पावर 2/3। तो यहाँ पर माइनस मैंने बता दिया ना, माइनस का रीजन भी क्या है, माइनस हो गया तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे ए एस इंटू a/2
2/3 ये क्या है हमारा ES। तो ये हो गया हमारा सरफेस एनर्जी का टर्म। तो सरफेस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, निगेटिव ऑफ A 2/3 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जैसे कि वॉल्यूम एनर्जी मैंने बोला ये भी क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, कैपिटल ए का था, डायरेक्टली ए का था ना, ऊपर वाले हमने एक्सप्रेशन में हम लोगों ने देखा है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हम इसमें क्या किए हैं, इसमें हम लोगों ने सरफेस एरिया पे फोकस किया है ना। ऊपर वाले केस में हम लोगों ने वॉल्यूम एनर्जी देखा, तो वॉल्यूम एनर्जी मतलब इन साइड पे फोकस किया था, उस न्यूक्लियस के इन साइड पे फोकस किया था, वे सरफेस पे फोकस किया गया है। ठीक, अब हम देखते हैं कुलाम एनर्जी। देखो कुलाम एनर्जी का हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझेंगे सबसे पहले, कुलाम एनर्जी होता क्या है। तो कुलाम जैसे फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, दो चार्जेस के बीच में, है ना, दो डिफरेंट चार्जेस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कुलाम एनर्जी। तो यहाँ पर कुलाम एनर्जी काम कहाँ पे करेगा, देखो ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स पे तो पॉजिटिव चार्जेस होता है, लेकिन न्यूट्रॉन्स क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्जेस होता नहीं, तो न्यूट्रॉन्स पे अगर कोई चार्जेस नहीं हो रहा है मतलब इसमें कुलाम एनर्जी तो काम करेगा नहीं। करेगा कि इसमें सिर्फ जिसमें चार्जेस होना चाहिए। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्जेस होता है, तो बहुत सारे प्रोटॉन्स है इसमें, है ना, बहुत सारे प्रोटॉन्स है। दो प्रोटॉन्स के बीच में क्या करेगा, ये फोर्स काम करेगा। कौन फोर्स, कुलाम एनर्जी, कुलाम फोर्स काम करता है प्रोटॉन्स के बीच में। तो प्रोटॉन्स क्या है, आप देखो दोनों प्रोटॉन्स पॉजिटिव है, तो अगर प्रोटॉन्स पॉजिटिव है मतलब वो रिपल्सन के फोर्स जैसे काम करेगा। तो रिपल्सन की वजह से बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, कम होते जाएगा। मैंने पहले भी बोला है, वॉल्यूम एनर्जी के केस में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा था क्योंकि वो आपस में अट्रैक्ट हो रहे थे, तो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रहा था। सरफेस एनर्जी के केस में सरफेस वाला जो है उसको डिस्टर्ब कर रहा था, रिपल्सन फोर्स इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए वो निगेटिव हो गया। सेम कुलाम एनर्जी में प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच क्या काम करेगा, रिपल्सन फोर्स काम करने लगेगा ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू कम होते जाएगा। तो इसे लिखा द इलेक्ट्रिक रिपल्सन बिटवीन ईच पेयर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एनर्जी। मैंने ये भी बता दिया। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे अब मान के चलेंगे दो प्रोटॉन्स के बीच में, अगर देखो यहाँ पे लिखा द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए पेयर ऑफ प्रोटॉन इज गिवन बाय, तो प्रोटॉन्स के बीच में अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो वी लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, तो क्या होना चाहिए, अगर नॉर्मली हम E²/4πε₀r। अब समझते हैं क्या चीज़ है ये हो गया हमारा एक प्रोटॉन, ये हो गया हमारा दूसरा प्रोटॉन। दूसरा दोनों प्रोटॉन के बीच के डिस्टेंस अगर r है, तो इनके बीच कुलाम जो लॉ होता है ना, कुलाम एनर्जी के फॉर्म में। और देखो प्रोटॉन्स पे है प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, इनके बीच देखो एक एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब चार्ज है, तो चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, ई से। उसका वैल्यू को, चार्ज के जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है उसको ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को। तीन दोनों के बीच के जो कुलाम फोर्स निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो ई का स्क्वायर होता है और 4πε आर होता है। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी को, मीडियम को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है एक नॉर्मली फोर्स है जिसको हम फिजिक्स में देखे हैं। तो ये तो हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म। अब हम देख लेते हैं, अब हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो रहा है कि एक प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन, इनके बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स पॉसिबल है, एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स पॉसिबल है। अगर तीन प्रोटॉन्स को ले लें तो इसमें इनके बीच हो सकता है, इनके बीच हो सकता है, इसके बीच हो सकता है, मतलब कितने हो गए, तीन अट्रैक्शन फोर्स पॉसिबल है। अगर चार प्रोटॉन ले लेते हैं तो 1 2 3 4 और डायगोनली 5 और 6, तो इसमें कितना पॉसिबल है, 6 अट्रैक्शन पॉसिबल है। तो इसी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, इसी अट्रैक्शन फोर्स, तो कैसे लिख सकते हैं, देखो Z-1/2। अगर देखो अब यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स हैं, फर्स्ट वाले केस में दो प्रोटॉन्स है, तो Z = 2 पुट करते हैं। ये क्या है, पहले फॉर्मूला को फिर से लिख देता हूँ, है ना। फॉर्मूला है आपका, शॉर्ट फॉर्म में लिखने का ट्राई कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, Z और Z-1/2 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर Z = कितना है, फर्स्ट वाले केस में Z = 2 है, दो प्रोटॉन्स है, तो Z = 2, तो 2 अगर रखते हैं तो 2 - 1/2, तो 2 और 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, 1। देखो 1 आ गया, 1 टाइप के अट्रैक्शन फोर्स काम कर सकता है। इसमें देखेंगे तो Z = 3 रखते हैं तो 3 - 1 2 रखेंगे तो 3 × 2 × 2, तो 2/2 कट जाएगा, बचे कितना, 3। देखो तीन टाइप का अट्रैक्शन फोर्स आ गया। वैसे अगर 4 रखोगे तो 4 - 1/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 बचेगा, और इधर नहीं, सॉरी 4 × 3 2, तो 2 टोटल 6, तो 6 अट्रैक्शन फोर्स आ जाएगा। तो हम इसी टर्म में इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस Z-1/2 को जनरल फार्मूला निकालने के लिए कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसके बीच में कितने रिपल्सन फोर्स काम करने वाले हैं, या जो भी रिपल्सन फोर्स काम करने वाले हैं उसको जनरलाइज कर देंगे। तो जनरलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उस वाले में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो
तो अब हम लिखते हैं कूलाम एनर्जी, EC मतलब अब आ गया कूलाम एनर्जी के बारे में। तो कूलाम एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले मैंने बता दिया कूलाम एनर्जी क्या है, एक रिपल्सन एनर्जी है। अगर रिपल्सन एनर्जी है तो इसमें क्या हो रहा था, रिपल्सन एनर्जी है तो क्या करना है इसमें हमें, और निगेटिव होगा, मैंने बताया ना बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। और सेम इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो इसमें क्या लिखेंगे, Z-1/2 जनरलाइज फॉर्म में कर रहे हैं, फिर ये इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो E²/4πε r को मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया। उसके बाद हम लिख देते हैं Z, तो Z-1/4 इंटू 8 हो जाएगा, तो 8πε हो गया, और नीचे में बचा r, और ये हो गया E का स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, नॉर्मल से समझना है इसको कॉन्सेप्ट को। अब देखो अगला टर्म क्या है, अगला टर्म हम लिखते हैं नॉर्मल फॉर्म में, तो इसको लिखते हैं Z-1 डिवाइडेड बाई क्या है, लिखेंगे यहाँ पर r को लिखते हैं, ठीक है, और इधर क्या है E 8πε, एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट नहीं। अब अगला टर्म लिखते हैं, तो देखो यहाँ पे सब माइनस है ना, निगेटिव मैंने बता दिया, रीजन क्या है निगेटिव आने का, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्सन है, रिपल्सन है मतलब बाइंडिंग एनर्जी कम हो रहा है, तो इसलिए निगेटिव रहेगा वो। तो अब हम r इज इक्वल टू हमने पढ़ा है क्या होता है, r0 a⁻1/3, इसको हम पुट करेंगे, तो EC कूलाम एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, Z माइनस तो ही है, Z-1/8πε है, r की जगह हम क्या लिख देते हैं इस बार, r0 लिख देते हैं, और a 1/3 लिख देते हैं, ऊपर में क्या बचा है E का स्क्वायर। तो ओवरऑल सबको हम लोग कांस्टेंट को कांस्टेंट लिख देते हैं, बाकी जो बचा है उसको लिखते हैं यहाँ पर सीधा, है ना। तो देखो E का स्क्वायर भी कांस्टेंट है, 8πε भी कांस्टेंट है, r0 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या नहीं है, Z नहीं है, तो Z-1 भी नहीं होगा, और 8 नहीं है, इनटू क्या है a⁻3, मास नंबर भी नहीं है, और ये तो सामने निगेटिव चार्जेस है, मैंने बताया हुआ, ठीक है। तो ये पूरे टर्म को मैं क्या लिखता हूँ, इस पूरे टर्म को मैं लिख देता हूँ, 8 को भी कांस्टेंट है ना, अच्छा 8 तो यहाँ पे लिख दिए हैं, मिटा देते हैं इसको, है ना। 8 ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, जिसको मैं लिख देता हूँ AC कूलाम कांस्टेंट, ठीक है। और बचा क्या Z-1/a⁻1/3, तो ये हमारा हो गया कूलाम एनर्जी के बारे में मैंने बता दिया यहाँ पर, ये क्या है, ये कूलाम एनर्जी। तो इसको कूलाम एनर्जी को लिखेंगे कैसे, है ना। तो देखो तो यहाँ पर कूलाम एनर्जी जो है, जो EC है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, a⁻1/3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, मास नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हो गया कूलाम एनर्जी। समझ में आ गया है कूलाम एनर्जी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सन फोर्स को दिखा रहा है। तो कूलाम एनर्जी जितना ज्यादा होगा, मतलब रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, रिपल्सन ज्यादा होगा तो उतना ही बाइंडिंग एनर्जी कम होते चला जाएगा, तो बाइंडिंग एनर्जी कम होगा, तो इसके लिए माइनस यहाँ पे लिखा है। अब हम जो मेन अपना फॉर्मूला स्टार्टिंग में उसमें आते हैं, है ना। मैंने क्या बोला था कि बाइंडिंग एनर्जी टर्म है वो किन कौन कौन सी चीज पे डिपेंड करेगा, जैसे यहाँ पे देखो एक है ना, ये है वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी और कूलाम एनर्जी, ये तीन मॉडल्स हैं। तो देखो वॉल्यूम एनर्जी मैंने निकाला, अब लिख देते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर वॉल्यूम एनर्जी क्या निकाला, AV/A निकाला, प्लस नहीं था, उसके बाद क्या सरफेस एनर्जी क्या था, माइनस था ना, सरफेस एनर्जी के लिए माइनस लिखते हैं, माइनस क्या था, सरफेस AS, और किसके इक्वल था वो, A/2/3 निकला था ना, AS/2/3, ये भी माइनस निकला है, तो माइनस में क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे इसका कांस्टेंट को पहले लिखते हैं AC कूलाम का, Z-1, नीचे में क्या लिखेंगे A1/3। तो ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी लिक्विड ड्रॉप मॉडल्स के थ्रू में, ये हमें फाइनल हमने क्या किया, कैलकुलेट कर दिया बाइंडिंग एनर्जी लिक्विड ड्रॉप मॉडल के केस में। इसमें फिर एक और दो टर्म्स और है, एसिमेट्रिक एनर्जी और एक पेयरिंग एनर्जी। जब उसको हम इसमें करेक्शन कर देंगे तो जो ओवरऑल जो फार्मूला हमें मिलेगा, पूरा फार्मूला है ना बाइंडिंग एनर्जी का, ये तीनों टर्म प्लस दो टर्म्स और इंक्रीज कर देंगे, एसिमेट्रिक एनर्जी और एक पेयरिंग एनर्जी, तब उस जो फार्मूला मिलेगा उसको हम बोलते हैं सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक बार पूरा फिर से सबको एक बार फिर से कैलकुलेट करेंगे, ताकि एक सेपरेट वीडियो सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला के लिए बन जाए, ठीक है। तो समझ में आ गया लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में जो न्यूक्लियस है उसको क्या किया गया है, लिक्विड के जैसे कंसीडर किया गया है। तो अलग अलग एजम्पशंस हैं जिसके थ्रू कंपैरिजन किया गया कि लिक्विड के जैसे बिहेव करता है। उसके बाद इसमें तीन एक्सप्रेशन देखे, वॉल्यूम एनर्जी देखे,
है ना। वॉल्यूम एनर्जी केस मैंने बता दिया कि वॉल्यूम एनर्जी क्या होता है, इन साइड पे काम करता है उसके, तो इन साइड पे काम करेगा तो वो अट्रैक्शन के जैसे काम करेगा, और अट्रैक्शन जैसे काम करेगा इसलिए वॉल्यूम एनर्जी पॉजिटिव होता है। सरफेस एनर्जी सरफेस पे काम करता है, जिस टाइप से सरफेस टेंशन होता है ये निगेटिव होता है, इसका भी मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया। उसके बाद देखें हमने कूलाम एनर्जी, कूलाम एनर्जी प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सन के जैसे काम करता है, तो रिपल्सन हो रहा है मतलब टूट रहा है, टूट रहा है मतलब बाइंडिंग एनर्जी को कम करे, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर आप अट्रैक्शन से कंपेरिजन करना, अट्रैक्शन होना चाहिए। ठीक, ये टाइप से मैंने कॉन्सेप्ट को बता दिया है। ठीक, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग देखेंगे सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।